गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन क्या है उस पर विचार करेंगे। तो अभिप्रेरण मतलब कि कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न करना या तो रुचि उत्पन्न करना की जो शक्ति है उसी को अभिप्रेरण करके कहते हैं। तो अभिप्रेरण मतलब कि हमारे अंदर जो उत्तेजना है, कार्य करने की इच्छा, रुचि, उत्साह, उसको हम अभिप्रेरण करके नाम देते हैं। आपने सुना होगा कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते किंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, क्योंकि पानी पीना उसकी इच्छा पर निर्भर है और इसी कारण जब तक उसकी इच्छा नहीं रहेगी तब तक वह पानी नहीं पिएगा। और इसी कारण से ही हमारा भी जब तक हमारा कार्य में मन नहीं लगता है, उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तब तक हम कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते। और वही करने के लिए हमें अभिप्रेरण की मतलब कि मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है। तो कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा को जागृत करना और उसको बनाए रखना ये आवश्यक रहता है और इसी कारण से उनको समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। और वही उनको कार्य सीखने की जो इच्छा है या सीखने का जो सिद्धांत है उसी को ही हम प्रेरणा बोलते हैं। और अब प्रेरणा को ही हम अभिप्रेरण या तो मोटिवेशन करके नाम देते हैं। अभी ये जो मोटिवेशन जो शब्द है, इसका मूल शब्द मोटिव से ही इसका जन्म हुआ है और इसे मोटिव को हिंदी में अभिप्रेरण करते हैं और ये क्रिया के रूप में इसको मोटिवेट शब्द आता है, क्रिया, और जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना, अर्थात हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को जागृत करना को ही हम मोटिवेशन कहते हैं। और इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की क्रिया को मतलब कि सिर्फ अभी के लिए वर्तमान में हमारी इच्छा शक्ति जागृत रहेगी उसको हम अभिप्रेरण नहीं कहते। ये कैसे होना चाहिए? निरंतर गति से होना चाहिए, मतलब कि निरंतर ये हमारे अंदर जगना चाहिए इच्छा शक्ति, तो उसी को हम अभिप्रेरण करके बोलते हैं। अभी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो परिभाषा में सबसे अच्छी परिभाषा है 6वीं मैकफरलैंड की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेरणा, उद्योगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयासों या तो आवश्यकताओं के माध्यम से मानवीय व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण, स्पष्टीकरण किया जाता है। तो अभिप्रेरण क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, मतलब कि एक के बाद एक घटित जो कार्य हमारे सामने आते हैं, जो महत्वाकांक्षाएं आती है, जो जिम्मेदारियां आती है, उनको पूर्ण करना, ये अभिप्रेरण कहलाता है। मतलब कि अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के रूप में है, मतलब कि निरंतर चलने वाला कार्य है अभिप्रेरणा। एक कार्य कंप्लीट होता है, एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व पूर्ण होता है तो हमारा दूसरा उत्तरदायित्व लेने की आकांक्षाएं, इच्छाएं होनी चाहिए, इसलिए उसको प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें प्रेरणाएं तो आती है, साथ में जो भी कुछ काम करते हैं, हम उद्योग धंधे करते हैं तो उनमें भी अच्छी तरह से हमें घुल मिल जाना है। इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रयास, आवश्यकताओं के माध्यम से ये जो अभिप्रेरण है वो हमें क्या करेगा? मानवीय व्यवहार उनको ये निर्देशित करता है, मतलब कि सही गाइडेंस देता है, नियंत्रण भी करता है, अपनी जो भी गलत इच्छाओं, गलत अपेक्षाओं पर हमारा नियंत्रण भी रहता है और साथ में स्पष्टीकरण भी देता है। स्पष्टीकरण एक प्रकार का मार्गदर्शन का ही रूप है जो आपके अंदरूनी चेतना को जागृत करता है। तो इस प्रकार से ये अभिप्रेरण में निर्देशन, नियंत्रण, स्पष्टीकरण आता है और ये कार्य निरंतर रूप से चलता है, इसी कारण से उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। अभी एक सरल परिभाषा, अभिप्रेरण एक क्या है? मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो अधिकतम कार्य हेतु मनुष्य को प्रेरित करती है तथा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। मतलब कि ये जो अभिप्रेरण क्या है? एक प्रकार की आपकी मानसिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है और इसी कारण से वह अधिकतम कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है। मतलब कि अगर उत्तेजित हो आप, उत्साहित हो तो आप कार्य अधिक रूप में करोगे, अपनी पूर्ण क्षमता लगा लोगे और उसी क्षमता से आपको क्या होगा? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से अभिप्रेरण मतलब कि आपके अंदर की प्रेरणा, उत्साह, लगन, ये जो शक्तियां है उसी को हम अभिप्रेरणा करके नाम देते हैं। अभी अभिप्रेरण की प्रकृति पर ध्यान देते हैं। तो अभिप्रेरण की प्रकृति या उसी को विशेषता करके बोला जाएगा। तो अभिप्रेरण की प्रकृति या विशेषताओं में टोटल 8 विशेषता यहाँ पे दी हुई है। 8 विशेषता में पहली विशेषता है अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक है। अभिप्रेरण की धारणा कैसी है? मनोवैज्ञानिक है, मतलब कि मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है और कार्य करने की इच्छा निर्माण की जाती है और इसी कारण से यह मनोवैज्ञानिक है, मतलब कि पूर्णतः मनुष्य के मन पर आधारित है। उसके बाद सेकंड नंबर है अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है।
तो अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और श्रेष्ठ शीघ्र कार्य करने के लिए आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन प्रेरित किया जाना आवश्यक होता है और ये जब कितना मतलब कि व्यक्ति कितने दिनों के लिए है, कितने समय में कार्य होगा, या तो कौन कार्य की परिस्थिति क्या है, व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके लिए भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार का अभिप्रेरण आवश्यक होता है और इसी कारण से अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है। तीसरे नंबर की विशेषता है अभिप्रेरण का संबंध प्राकृतिक व्यक्ति से है, अर्थात यहाँ पे हम केवल प्राकृतिक व्यक्ति पर विचार करेंगे जिसका जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है, जो मनुष्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो उसी व्यक्ति के ही बारे में हम यहाँ पे उसी को अभिप्रेरित करेंगे। हम किसी कंपनी, फर्म, नगर पालिका इनको अभिप्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, संस्थान है। संस्थान को हमें अभिप्रेरित नहीं करना है, बल्कि संस्थान में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करना है। समाज में रहने वाले हर एक सदस्य को हमें अभिप्रेरित करना है और इसी कारण से अभिप्रेरण का संबंध प्राकृतिक व्यक्ति से है। चौथा नंबर है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। तो अभिप्रेरण से मनुष्य के संपूर्ण भाग को प्रभावित किया जाता है, मतलब कि सिर्फ आप नाक को, कान को, आंख को ऐसे अभिप्रेरित नहीं कर पाओगे, आपका पूर्ण मस्तिष्क ही अभिप्रेरित होना चाहिए, तभी मस्तिष्क सभी को आदेश देगा। जब तक मस्तिष्क आदेश नहीं देगा तब तक आप अपने सामने रखा हुआ स्वादिष्ट भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाओगे और इसी कारण से व्यक्ति का संपूर्ण क्या है, व्यक्तित्व अभिप्रेरित होता है और इसी कारण से ही मस्तिष्क को ही प्रभावित किया जाता है, संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित किया जाता है और इसलिए चौथी विशेषता है। पांचवें नंबर में है अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, मतलब कि आंतरिक इच्छा शक्ति है, बाह्य दबाव नहीं है। किसी ने दबाव दिया है, कोई नियंत्रण कर रहा है या दबाव डाल रहा है या तो पनिश कर रहा है, सजाए दे रहा है, तो आप कार्य कर रहे हो तो इसको अभिप्रेरण नहीं बोलेंगे। अभिप्रेरण क्या है, व्यक्ति के अंदर से आता है, मतलब कि आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति जागृत होती है। जब तक इच्छा शक्ति जागृत नहीं रहेगी तब तक आप कितना भी अच्छा कार्य नहीं करोगे। दबाव वाला कार्य अच्छा नहीं माना जाता, वो तो सिर्फ एक प्रकार का दिखावा या तो ऐसे ही औपचारिकता माना जाता है और इसी कारण से व्यक्ति के अंदर से ये अभिप्रेरणा जन्म लेती है। छठवां नंबर है अभिप्रेरण के अनेक स्रोत होते हैं। अभिप्रेरण के अलग अलग प्रकार के स्रोत होते हैं, मतलब कि मौद्रिक, अमौद्रिक बोल सकते हो, या तो ऋणात्मक, धनात्मक भी बोल सकते हो, तो या सकारात्मक, नकारात्मक भी आप शब्द दे सकते हो। तो व्यक्ति के लिए ये जो अभिप्रेरण के अनेक स्रोत होते हैं, मतलब कि पैसे की लालसा है तो भी आप अभिप्रेरित हो सकते हैं, आपको मान सम्मान ख्याति की आवश्यकता लग रही है तो भी आप अभिप्रेरित हो सकते हैं, आपको कभी कभी आप अपनी इच्छा से कार्य करते हो, मतलब कि आप सकारात्मक रवैये वाले हो, और आप अगर अपनी इच्छा नहीं है तो दबाव से कार्य करते हो, मतलब कि ऋणात्मक अभिप्रेरण है ये। ठीक है, सकारात्मक को धनात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक को नकारात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिप्रेरण के अनेक स्रोत होते हैं जिसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। मौद्रिक, अमौद्रिक अभिप्रेरण, या तो धनात्मक, ऋणात्मक अभिप्रेरण, तो इसके अलग अलग स्रोत होते हैं अभिप्रेरण से और अलग अलग व्यक्ति, उनके जो स्वभाव है, अलग अलग आयु है, उनके अनुसार उनके लिए अभिप्रेरण के अलग अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं। तो इन स्रोतों में से कोई किसी भी स्रोतों का प्रयोग करते हुए अभिप्रेरण किया जाता है। उसके बाद है अभिप्रेरण। सातवें नंबर की विशेषता, अभिप्रेरणा गतिशील होती है, मतलब कि डायनेमिक। गतिशील को हम डायनेमिक बोलते हैं, अर्थात अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति, उनके लिए अलग अलग प्रकार का हमें अभिप्रेरण का स्रोत चुनना पड़ता है। अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग स्रोत चुनने पड़ते हैं और इसीलिए व्यक्ति का दिमाग कैसे होना चाहिए, वहां पे गतिशील होना चाहिए। कौन से व्यक्ति से कार्य करवाना है और उसके लिए हमें कैसे, कौन से ढंग से समझाने से या तो अभिप्रेरित करने से वह व्यक्ति वह कार्य संपन्न कर सकता है, इसका पूरा अध्ययन हमें करना पड़ता है और इसीलिए अभिप्रेरणा गतिशील होती है। फिर उसके बाद है आठवां नंबर, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। अगर एक कार्य में आप सफल हो जाते हो तो आप दूसरा कार्य लेने के लिए पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि अभिप्रेरणा क्या है, मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी अभिप्रेरित नहीं रहता, संतुष्ट व्यक्ति ही अभिप्रेरित होता है। एक छोटी सी सफलता अगर आपको मिल जाती है तो आप दूसरा कार्य लेने में तुरंत आगे बढ़ोगे, और एक अगर असफलता आपके हाथ में आती है तो आप क्या होते हो, निराश होते हो। और इसीलिए छोटी छोटी संतुष्टि से ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा ये क्या है, मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। तो ये हो गई अभिप्रेरण की विशेषताएं। फिर उसके बाद हमें देखना है अभिप्रेरणा की आवश्यकता या तो महत्व। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता या महत्व के लिए यहाँ पे
अभिप्रेरण को अभी आपने जाना है तो इसको मानवीय दृष्टिकोण करके आप बोल सकते हैं, मतलब कि मनुष्य का क्या दृष्टिकोण है, तो मनुष्य का दृष्टिकोण ही मनुष्य को अभिप्रेरित करता है। या तो अभिप्रेरण को प्रबंधक की भाषा में अगर हम बोलते हैं तो ये प्रबंधक का हृदय है, और एलन ने इस शब्द को दिया है, अभिप्रेरणा को प्रबंधक का हृदय करके एलन ने कहा है। तो ये अभिप्रेरण की आवश्यकता महत्व जानने के लिए हमें पूर्णतः 9 बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो ये 9 बिंदु कौन कौन से, उस पर ध्यान दोगे, ये डायग्राम में दिया है। तो ये 9 बिंदुओं के लिए सबसे पहला बिंदु है मानवीय संबंधों का विकास। तो किसी भी उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपक्रम के कर्मचारियों के आपसी संबंध और कर्मचारी एवं नियोक्ता के बीच संबंध कैसे है। अर्थात आपके संबंध अच्छे हैं तो आप अभिप्रेरित अच्छी तरह से होंगे, और आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, मन में कटु भाव है, दुश्मनी है, तो ये क्या होगा, पक्षपात है, तो आप अभिप्रेरित नहीं रहोगे। सेकंड नंबर है लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर। अभिप्रेरित व्यक्ति क्या करता है, अपना कार्य समय के पहले पूर्ण कर लेता है, और इसी कारण से लक्ष्यों की प्राप्ति भी उसको जल्दी हो जाती है, उद्देश्य उसका पूर्ण हो जाता है। थर्ड नंबर का महत्व है उत्पादन में वृद्धि। तो उपक्रम का उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अच्छी तरह से उत्पादन करना, और ये जो कार्य करने के लिए भी आपका अभिप्रेरित होना आवश्यक रहेगा, क्योंकि आप अधिक कार्य कम समय में पूर्ण करोगे, समय बचेगा तो खर्च भी बचेगा, और आपके जो उत्पादन की लागत कम होगी और आपका उत्पादन भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आप अभिप्रेरित व्यक्ति हो। चौथा नंबर है श्रेष्ठ संगठन के लिए। अभिप्रेरणा श्रेष्ठ संगठन के लिए भी आवश्यक है। एक कथन है यहाँ पे अमेरिका के उद्योगपति एंड्रू कार्निगो का। उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ संगठन की कल्पना हम मानव संतुष्टि से ही करते हैं, और मानव संतुष्टि का बहुत बड़ा आधार अभिप्रेरणा है, अतः श्रेष्ठ संगठन हेतु अभिप्रेरण का विशेष महत्व है। तो ये अभिप्रेरण एक का संगठन में महत्व है। संगठन मतलब कि व्यक्तियों का समूह। आप सिर्फ अकेले कार्य नहीं कर रहे हो किसी भी संस्थान में, आपको सभी के द्वारा कार्य करवाना है, और इसी कारण से आपके सभी व्यक्ति, आपने जिन जिन को नियुक्त किया है वो सभी व्यक्ति अभिप्रेरित होने चाहिए, और इसी कारण से श्रेष्ठ संगठन के लिए भी अभिप्रेरण की आवश्यकता रहेगी। EFL ब्रेच ने यहाँ पे बताया है कि संगठन को अभिप्रेरणा का प्रतिबिंब कहाँ है। ये चौथे नंबर का महत्व है। पांचवें नंबर में श्रम अनुपस्थिति में कमी। श्रम अनुपस्थिति मतलब कि आप कार्य करने में उतना योगदान नहीं करते हो तो उसी को श्रम अनुपस्थिति करके बोला जाता है। आप अभिप्रेरित नहीं हो तो आप अपने कार्य से हमेशा जी चुराते हो, बाद में करेंगे ऐसे ढकेलने का प्रयास करते हो। परंतु अभिप्रेरित व्यक्ति जैसे कार्य मिलता है वैसे तुरंत कर लेता है, क्योंकि उसको जरूरत होती है सम्मान की, प्रतिष्ठा की, सभी के सामने पुरस्कार पाने की। तो ये क्या है, अभिप्रेरित व्यक्ति कभी भी अपना कार्य करने में टालमटोल नहीं करेगा, लापरवाही नहीं बरताएगा, और इसलिए श्रम अनुपस्थिति में भी कमी होती है। ये है पांचवें नंबर का महत्व। छठवें नंबर के महत्व में बताया गया है कार्य के प्रति रुचि। तो अभिप्रेरित व्यक्ति रुचि या इच्छा से ही कार्य करता है, दबाव या डर से वह कार्य नहीं करता, और जिनकी रुचि है वही व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित है। सही मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा अगर आपको मिलती है तो आप अभिप्रेरित हो, और यह नहीं मिलती तो आपको अभिप्रेरणा का अभाव रहेगा। आपको अभिप्रेरित मतलब कि जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक आप अभिप्रेरित नहीं माने जाओगे। सातवां नंबर है कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो प्रगतिशील आविष्कारी समय में प्रत्येक कर्मचारियों की आवश्यकताएं भी बढ़ चुकी है। एक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो दूसरी आवश्यकता तुरंत निर्माण होती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता कैसी है, अनंत है, और इसी कारण से जो अनंत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसका अभिप्रेरित होना अत्यंत अनिवार्य है। अभिप्रेरित व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, अपनी भौतिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता, प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता को वह पूर्ण करता है। तो ये सातवें नंबर का पॉइंट है। आठवें नंबर में बताया गया है कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग। अगर आप अभिप्रेरित हो तो आपकी क्षमता का 100% इस्तेमाल आप करोगे और पूरा दम लगाओगे कोई भी कार्य पूर्ण करने के लिए। पहले से हताश या तो निराश नहीं होगे, आप हमेशा आशावान रहोगे, सकारात्मक रवैया अपनाओगे, और इसी कारण से अभिप्रेरित व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। 90 नंबर का पॉइंट है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि और आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। मनोबल को मोरल करके बोलते हैं, तो इंक्रीज इन पर्सनल मोरल। तो कर्मचारियों का मनोबल उत्तम संगठन का आईना माना जाता है। मतलब कि आपके संगठन में कितने व्यक्ति आत्मविश्वासी है,
ये क्या है, आपके संगठन का आईना है। मतलब कि आत्मविश्वासी व्यक्ति मतलब कि अभिप्रेरित व्यक्ति है। और जितने ज्यादा अभिप्रेरित व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति जागृत करते, तुरंत कार्य करते, तुरंत किसी भी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, अर्थात वह संगठन मजबूत संगठन माना जाता है, आदर्श संगठन माना जाता है। और इसी कारण से ही कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए भी अभिप्रेरण आवश्यक है। तो यहाँ पे एक कथन है, एक बार पराजित सेना के सेनापति ने कहा कि जिसे मैदान छोड़कर जाना है वे इस झंडे के ऊपर से चलकर जा सकते हैं। अर्थात आप देश प्रेम की भावना देख सकते हो। अगर मानो कि कुछ आपकी हारने की ये आ चुकी है, मतलब कि समय आ चुका है कि आप हार रहे हो, पराजित हो रहे हो, पर आप अपना पराजय नहीं मानोगे जब तक आपका सेनापति अभिप्रेरित है, तब तक। ठीक है, सेनापति हार गया, उसने पराजय स्वीकार किया, मतलब कि पूर्ण क्या हो गया, युद्ध आप हार गए। और इसी कारण से यहाँ पे कथन दिया है कि जिसे मैदान छोड़कर जाना है वे इस झंडे के ऊपर से चलकर जा सकते हो। अगर आप सही में देश प्रेमी हैं तो आप कभी भी झंडा लांग कर भगोड़े नहीं बनोगे और अपना मरते दम तक आप शहीद हो जाओगे, परंतु दुश्मनों को अपने देश के अंदर, अपने मातृभूमि के अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे। तो इस प्रकार से क्या है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि के लिए भी अभिप्रेरण आवश्यक है। और भी अन्य महत्व वहाँ पे दिए हैं, जैसे कि कर्मचारियों से स्वेच्छा से सहयोग लेने के लिए भी अभिप्रेरण आवश्यक है। नवीन एवं आधुनिक मशीनों के सफल संचालन के लिए भी अभिप्रेरण होना ही आवश्यक है। उद्योगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अभिप्रेरित होना आवश्यक है। कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरण के महत्व टोटल 10 महत्व दिए हैं। तो इनका पूरा विशिष्ट रूप से ध्यान करोगे, ठीक से ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे, और अभिप्रेरण का आशय, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व, ये सभी जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक और भी आगे के प्रकार आदि है स्रोत जो है उसका समझने में दिक्कतें निर्माण होगी। इसलिए इस प्रकार से आज का अध्ययन इतना ही। इसे ठीक से अध्ययन करना है और अच्छी तरह से नोट्स बना के रखना है।